हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th में आपका फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी में है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 11th में बच्चों हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म तक पढ़ा था, जिसके अंदर हम समराइज्ड फॉर्म में फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एसेस करते थे। क्लास 12th जो हमारा पार्ट डिवाइडेड है, एक आपका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक है आपका पार्टनरशिप, एक है कंपनी अकाउंट्स, और एक है आपका एनालिसिस। ये 4 पार्ट्स में 12th की अकाउंटेंसी डिवाइडेड है। इन पार्ट्स में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इनके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे। पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स के बारे में लर्न करेंगे। इसी तरह कंपनी के शेयर्स में फाइनल अकाउंट्स में उनकी पोस्टिंग कैसे डीलिंग करते हैं, और लास्ट में हम एनालाइज करेंगे कि हम कंपनी के अकाउंट्स को कैसे, उनकी एनालिसिस पार्ट है, जैसे कि फर्म अच्छे प्रॉफिट्स में चल रही है, फर्म लॉसेस में चल रही है, फर्म के प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है क्या नहीं है, ये सब हम एनालिसिस पार्ट में करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो हमारी है इसके अंदर, दैट इज़ अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, अब आपका क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो फर्म्स हैं जिनका एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। देयर एम इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, देयर एम इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज टू द कंसर्न्ड फील्ड। उनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि उनका एम क्या है, समाज सेवा। दे आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड सर्टेन टाइप ऑफ सोशल सर्विसेज टू द सर्टेन ग्रुप ऑफ द पीपल। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमने 11th में लर्न करा था। ये सोल प्रोप्राइटर फर्म के बारे में, उनके हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। उनके फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर से हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। पीएल अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल पोजीशन को एस्टिमेट करते हैं। इस बार हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जो भी फर्म्स हैं, इनका एम प्रॉफिट अर्न करना तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इन फर्म्स का कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि इनके जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो इनकम्स होंगी, जो भी इनके पास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको एस्टिमेट तो करना है ना, उसको हमने कैलकुलेट तो करना है। अब इंडिया के अंदर अगर हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर नहीं बनाएंगे, इनके फाइनल अकाउंट्स को नहीं बनाएंगे, तो इनके सारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, अंडर द टेबल हो जाएंगे। और जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहीं इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ को, ब्लैक मनी को इधर से उधर शिफ्ट करना, इन सब एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। तो इनके भी तो फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। लेकिन हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग को मैंने आपने बताया कि इनका एम क्या है, देयर एम इज़ टू अर्न, their aim is not to earn
प्रॉफिट। तो आप देखेंगे जो इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे, तो यहाँ पे आपके सामने क्लियर दिख रहा है लेफ्ट में, इनका प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और प्रॉपर कंट्रोल होगा ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। तो जो भी उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं मेनली किस तक रिस्ट्रिक्ट होंगे, जो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है एक्चुअली में इनके पास होती है फंडिंग। अब इसका एग्जाम्पल आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का देख सकते हैं। जितने भी आपके चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, ये सब एक तरीके से क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इनको सिंपल वर्ड्स हम एनजीओ भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। इनका एम क्या होता है, सोशल सर्विसेज। अब सपोज सीधा सा एग्जाम्पल है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अब चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास इनका एम तो चैरिटी देना ना। अब चैरिटी देना तो इनके पास डॉक्टर्स होंगे, तो डॉक्टर्स को सैलरीज तो देनी है। अब सैलरीज देने के लिए कहीं से फंडिंग तो आएगी ना। तो इनके जो भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे, जो भी इनके प्रमोटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में इनको फंडिंग करेंगे। तो इनकी फंडिंग जो है मेन, इनकी फंडिंग की अकाउंटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके फंड्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये जितने भी होते हैं, ये सबसे पहले जो अपना बनाते हैं कैश बुक, कि इनके पास क्या फंड आया और कहाँ पे वो खर्च हो गया, कि जो भी इनके पास फंडिंग आई, हाउ इज इट बीइंग कंज्यूम्ड। अब कैश बुक तो आपने 11th में भी पढ़ी है प्रॉपर, उसके अंदर क्या आती हैं, इन, और प्रॉपर क्या आता है, आउट आता है। तो जो भी इनके पास फंडिंग आती है, आप सामने देखेंगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है 3rd लाइन में, दे ऑल्सो मेंटेन अ लेजर कंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी। ये सब का ये रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि आपने देखा था सोल प्रोप्राइटर फर्म का, वो भी तो रिकॉर्ड रख रहे थे, वो कैश बुक मेंटेन कर रहे थे, इनकम, एक्सपेंस। ऐसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी अपने एक स्टॉक रजिस्टर रखते हैं। आप 5th लाइन में देखोगे, दे ऑल्सो मेंटेन स्टॉक रजिस्टर। हॉस्पिटल है तो मेडिसिन आती है, तो मेडिसिन का स्टॉक रजिस्टर तो रखेंगे ना, कि मेडिसिन कितनी आई, कितनी कंज्यूम हो गई, कितनी बची हैं। तो स्टॉक रजिस्टर्स दे हैव टू मेंटेन, लेकिन उनके अंदर कोई कैपिटल नहीं होती। जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटर फर्म में देखा होगा, वहाँ पर वो क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल दे मेंटेन कैपिटल फंड। जितने भी प्रमोटर्स होते हैं, इन्होंने जो कंट्रीब्यूट करा है, तो वो कैपिटल के नेम से नहीं जाना जाता, बल्कि कैपिटल फंड, या इसको हम जनरल फंड भी बोलते हैं। इधर कैपिटल फंड और वी कैन कॉल इट एज अ जनरल फंड। तो कैपिटल फंड मेंटेन होता है, और कैपिटल फंड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ट्रेडिंग फर्म में तो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट भी होता है। तो प्रॉफिट होता तो हम क्या करते थे, हम कैपिटल में ऐड करते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी तो एक्सपेंस और इनकम हो रही है। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, तो चाहे कुछ भी ग्रांट आ रही है, कहीं से गवर्नमेंट ग्रांट्स आ रही हैं, इनकम्स तो आ रही है ना, मेंबर्स सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं, पैसा तो दे रहे हैं ना, और एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, कुछ तो सरप्लस तो बच रहा होगा। अगर सरप्लस नहीं हो रहा तो डेफिसिट भी हो सकता है, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम है। तो हम कैपिटल फंड में उसको क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं अगर सरप्लस है तो, अगर डेफिसिट है तो हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इंस्टेड ऑफ कैपिटल वहाँ पे क्या मेंटेन करा जाता है, कैपिटल और जनरल फंड, जो ईयर टू ईयर वैरी करता रहता है। तो हम फाइनल अकाउंट्स जो बनाएंगे, तो फाइनल अकाउंट्स में जो एनपीओ का होगा, उसके अंदर जो मेन हम बनाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे कैश बुक नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट यानी जो कैश आया, पेमेंट यानी जो कैश गया। चाहे कैश कैपिटल नेचर का हो रिसीप्ट हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, जो भी रिसीप्ट्स हैं
चाहे कैश में आपके पास आई है, चाहे बैंक के अंदर आपकी डिपॉजिट हुई है, तो वो सब आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, सिमिलर टू कैश बुक बनेगा। सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा सेकंड। ये किसकी तरीके से वर्क करेगा, जैसे कि हमारा फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यानी हमारे रेवेन्यू नेचर के आइटम्स डालते थे। जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं हम बैलेंस शीट में डालते थे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को। इट विल रिप्लेस ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। और तीसरा हम जो बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स में, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। यानी कि यहाँ पे सारे क्या आएंगे आपके कैपिटल नेचर के आइटम्स, यानी कि यहाँ पे जो आइटम्स आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, आपके आएंगे फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। यानी कि हमारी फर्म की, एनपीओ फर्म की लास्ट ईयर एंड में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो किस में आएंगे, आपके बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट्स, जो एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स है उसके अंदर आपका क्या क्या आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको रिप्लेस कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट को। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसको रिप्लेस कर रहा है, आपका कैश बुक को। और आपका बैलेंस शीट एज इट इज जैसे आपके 11th में बनती थी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अपने अंदर कंस्टिट्यूट करेगी। तो पहला कौन सा आपका है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपने ये देखना है। वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सबसे पहले हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाएंगे, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके अंदर रिसीप्ट्स आएंगी और पेमेंट्स आएंगी। स्टार्ट कैसे होगा, ओपनिंग बैलेंस से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस आएगा, कैश का और बैंक का। डेबिट साइड में आप डाल देंगे जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, दोनों को ऐड करके बाहर आ जाएगा। फिर इसके अंदर सारी डेबिट साइड में क्या आएंगी, रिसीप्ट्स आएंगी। सेकंड पॉइंट लिखा है कैपिटल रिसीप्ट्स भी आएंगी और रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी आएंगी। ऑल कैपिटल रिसीप्ट्स, ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट्स। चाहे कैपिटल नेचर से पैसा आया हो, मतलब जो रिसीप्ट्स आई हैं कैपिटल नेचर की रिसीप्ट्स क्या होती है, मशीनरी सेल करके पैसा आया, सही है, तो उसमें हमारे पास एसेट डिक्रीज हो रहा है या बैंक से लोन लिए। रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो जनरल नेचर के इनकम है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट्स में आता है कि जो भी आपका आउटडोर ओपीडी के पेशेंट्स होते हैं तो उनकी 10-20 रुपये पर्ची के पैसे आ रहे हैं, या जितने भी हॉस्पिटल के मेंबर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो मंथली कुछ ना कुछ अपना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपके कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स आएंगी। ये तो आ गया आपका रिसीप्ट्स में। रिसीप्ट्स चाहे किसी भी ईयर की हो, चाहे पास्ट ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, किसी भी पीरियड की रिसीप्ट्स होंगी वो सब आएंगी। लेकिन रिसीव इसी साल में होनी चाहिए, जिस साल का आप बना रहे हो, जिस डेट को आप बना रहे हो उसी डेट की एंट्री आएगी जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, सही है। पैसा कभी का भी आए। फिर आएंगे आप राइट साइड में आएंगे पेमेंट्स। पेमेंट्स कौन से आएंगे आपके, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कोई भी नेचर हो, अगेन चाहे वो पास्ट हो, चाहे करंट हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, किसी भी ईयर का हो, वो पेमेंट सारे आ जाएंगे। सारी रिसीप्ट्स हो गई, सारे एक्सपेंडिचर्स हो गए, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सारे कैश नेचर का, चाहे कैश में हो चाहे बैंक में अकाउंट में आपका पैसा आया है या गया है, यानी नॉन कैश आइटम्स नहीं आएंगे। यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, डेप्रीसिएशन है, ये सब नहीं आएंगे। जो पैसा आया है या जो पैसा गया है वो सब हम पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, जैसे नॉर्मल बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, दैट इज़ व्हाट, बैलेंस CD। यानी किसका बैलेंस है ये,
कैश का और बैंक का, कि आपके पास कैश बैलेंस कितना बचा और बैंक बैलेंस कितना बचा है। दैट विल बी द रिजल्टेंट आंसर। यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास किस चीज़ की समरी है, सारी कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स की, और जो भी हमारे पास रेसिडुअल कैश बचा है उसकी डिटेल्स इससे निकल के आएगी। पहला तो हमारा फाइनल अकाउंट्स में हमने क्या बनाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट अमाउंट हमारा जो बनेगा, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इसके फीचर्स में, करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल नेचर का अकाउंट है, जैसे कैश बुक होती है ना, सारे रियल नेचर के आपका आता है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सही है, रियल नेचर का अकाउंट है। इसके अंदर कैपिटल, रेवेन्यू नेचर के रिसीप्ट्स और पेमेंट्स दोनों आते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कैपिटल नेचर के आएंगे, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आएंगे। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कैश बुक। तो इसके फीचर्स में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये कौन सा आपका रियल अकाउंट है, कैश बुक से सिमिलर है। तीसरा कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों आते हैं, क्लियरली है। ओपनिंग बैलेंस जो है कैश बैंक है, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस अगेन कैश और बैंक से रिलेटेड। तो दिस इज व्हाट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पे क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम क्या है उनका, प्रॉफिट अर्न करना है। अब यहाँ पे एम प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं, यहाँ पे एम क्या है, सर्विसेज देना। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, वी प्रिपेयर व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस पे वर्क करता है, आप क्लियर कर लेना, यानी जो कैश आएगा और जाएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एक्रूअल बेसिस पे वर्क करेगा। यानी कि आपको याद होगा 11th में जब पीएल अकाउंट बनाते थे हम, तो पीएल अकाउंट में क्या करते थे हम, पीएल अकाउंट के अंदर हम जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर की थी ऐड कर देते थे, सैलरी वगैरह जो भी होता था। क्यों ऐड करते थे? क्योंकि सैलरी सपोज पेड करिए 10 महीने की 10,000, 2 महीने की 2,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हम 10 और 2 12,000 शो करते थे वहाँ पे, है ना। जो सैलरी है कितनी शो करते थे, 10 महीने की 10,000 है, प्लस हम कर देते थे आउटस्टैंडिंग 2,000, 12,000, यानी पूरे 12 महीने की शो करते थे ना। यानी ये एक्रूअल बेसिस है, ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन बिकम्स ड्यू इट इज़ रिकॉर्डेड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्योर एक्रूअल बेसिस पे वर्क करेगा। ये किसकी तरीके से, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, सही है। इस साल से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम है और इस साल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। यानी कि पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, इसके अंदर कौन से जाएंगे, रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के नहीं जाएंगे। कौन से जाएंगे, रेवेन्यू नेचर के। और दूसरा कौन से जाएंगे, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस वर्क नहीं करेगा, सही है। ये एक्रूअल बेसिस पे वर्क करेगा, यानी कि ये रेवेन्यू नेचर का इनकम और एक्सपेंडिचर जाएंगे, और दूसरा ये एक्रूअल बेसिस पे वर्क करेगा। नेक्स्ट जो करंट पीरियड है उसको बहुत कंसंट्रेट करना है आपने, यानी इसके अंदर कौन से जाएंगे, आपके करंट पीरियड से रिलेटेड। तो करंट पीरियड से रिलेटेड जाएंगे आपके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इसके फॉर्मेट के अंदर आपने थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है, पीएल अकाउंट की तरह 2 में जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और बाय में जाएंगी रेवेन्यू इनकम्स। यानी ये आपकी कौन सी साइड है, एक्सपेंडिचर साइड, और ये कौन सी साइड है आपकी, इनकम साइड। तो बाय में आपके कौन सी जाए, रेवेन्यू इनकम गई, 2 में कौन सी गई, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद हम जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करके क्या निकलेगा, सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो निकल के आ जाएगा सरप्लस। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए,
अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाए तो यहाँ पे जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम डेफिसिट, यानी कि दोनों आने के चांसेस हैं, चाहे इनकम भी आ सकती है, सरप्लस भी आ सकता है सॉरी, या फिर डेफिसिट भी आ सकता है। लेकिन आपने ये याद रखना है ये किस बेसिस पे वर्क करेगा, एक्रूअल बेसिस पे वर्क करेगा, कैश बेसिस पे वर्क नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। मैंने अभी आपको ऊपर बताया सैलरी अगर 10 महीने की तो 2 महीने की ऐड कर देंगे 12,000। अगर सपोज यहाँ पे 14,000 दे रखी होती तो 2 महीने की माइनस कर देते। नहीं हमने करंट ईयर किए 12,000, क्योंकि 14,000 तो एक साल में महीने 12 है, तो 12 महीने की 12,000 होती है, तो हम 2,000 को हटा देंगे। क्यों हटाया हमने उसको, क्योंकि वो 2000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे वर्क करेगा, आपका एक्रूअल बेसिस पे। तो इसके स्टेप्स दे रखे हैं कुछ कि हाउ यू विल बी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले तो आप क्लियरली फर्स्ट स्टेप दे रखा है, परस्यू द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थॉरली। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को थॉरली चेक करोगे, फिर उसके अंदर से ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैंक इसमें नहीं लोगे, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इसके अंदर नहीं आएगा। फिर कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी नहीं लोगे, उसको भी एक्सक्लूड कर दोगे। फिर आप सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट को इनकम साइड में ले लोगे, उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कहाँ पे ले लोगे, एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन आप जो रेवेन्यू रिसीप्ट है उसको अंदर हम प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की हटा देंगे। हम सिर्फ कौन सी ईयर की लेंगे, करंट पीरियड की। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की हम नहीं लेंगे, और करंट ईयर से रिलेटेड होगा तो हम उसको अंदर इंक्लूड करेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के नहीं लेंगे, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जो रिसीव है वो सारा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, तो वो नहीं लेंगे। बल्कि हम क्या लेंगे, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड लेंगे। और लास्ट में जो हम एडजस्टमेंट्स हैं इनको ध्यान में रखेंगे। कौन सी एडजस्टमेंट्स की, डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, यानी कि जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं उसको कंसिडर करेंगे जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर को अफेक्ट कर सकती हैं। तो बच्चों इस क्लास के अंदर हमने देखा कि हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग देखा कि कौन से फर्म्स होती हैं ये। फिर इसके अंदर हमने स्टडी करा सेकंड थिंग कि आपका क्या कहते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनका जो मेन अकाउंट तो तीसरा बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट सिमिलर है तो उसको हम डिस्कस करने के लिए कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस उसमें मेन बात आपने ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट में जो मेन फैक्टर है कि वहाँ कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल की जगह क्या होगी, कैपिटल फंड होगी। और जो सरप्लस आएगा वो कैपिटल में फंड में ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में माइनस होगा। वो कैपिटल फंड और जनरल फंड की तरह वर्क करेगा। बाकी कैश बुक को किसने रिप्लेस करा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को किसने रिप्लेस करा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट्स हर फर्म के बनते हो, चाहे वो प्रॉफिट फर्म हो चाहे नॉन प्रॉफिट फर्म हो। तो नॉन प्रॉफिट फर्म के हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर आपने देखा कि कौन कौन से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्टरी लर्न करा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आगे की क्लास में ये अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, इनके फॉर्मेट्स क्या हैं, इनके अंदर कैसे एडजस्टमेंट्स आएंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद।